Hello everyone, welcome to Gunjan's biology classes. Myself, Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 2 of our chapter number 15 of class plus 1. Chapter number 15, plant growth and development. तो हम इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं. हमारी पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या क्या किया था. हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिकली पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ किस तरह से होती है, उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इनडेटर्मिनेट कैसे होती है वो, और उसकी डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था. तो अब हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं इस वीडियो में. सो लेट्स सी कि व्हाट आर द टॉपिक्स विल बी कवरिंग अंडर दिस चैप्टर. तो बेसिकली हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मीन हॉर्मोन्स. इनको हॉर्मोन्स भी बोला जाता है. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मीन्स प्लांट हॉर्मोन्स. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड प्लांट हॉर्मोन्स एज वेल. तो बेसिकली ये क्या क्या होते क्या है, ये दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक तो होते हैं कि जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है, तो दैट आर प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर. ठीक है, एक होते हैं स्टिमुलेटर और एक होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. ठीक है, तो बेसिकली इसकी दो तरह की कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है. So sorry about the bad handwriting, but I will get to this in the next slide. So basically मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनकी दो तरह की क्लासिफिकेशन है. ठीक है, दो टाइप्स उनको क्लासिफाई किया गया है बेसिकली. और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. Basically auxin, first one, second is gibberellin, third is cytokine, fourth is ethylene and fifth one is एब्सिसिक एसिड. तो ये 5 ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और इनको क्लासिफाई स्टिमुलेटर्स और इनहिबिटर्स में किया गया है. ये हम देखते हैं कि कौन से स्टिमुलेटर्स है, कौन सी ग्रोथ को बढ़ाते हैं और कौन से ग्रोथ को कम करते हैं प्लांट की. तो वो कौन से हार्मोन्स है. ये जो हार्मोन्स है ये हमारे प्लांट्स में एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गए. तो था क्या कि जो प्लांट हार्मोन्स है ना, ये साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करने इनको नहीं जा रहे थे, वो कुछ और डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे. तो साइमल्टेनियसली ये भी डिस्कवर हो गए, या एक्सीडेंटली आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, बट यू कैन से दैट साइमल्टेनियसली और एक्सीडेंटली इनकी भी डिस्कवरी हो गई, जिनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में. तो हम इनका बेसिकली बायोएसे मीन्स कि इनका किस तरह से स्टडी हुई, किसने स्टडी करी और किस तरह से वो इसको इसको आप कह सकते हैं कि इसको ढूंढा गया, फाइंड आउट किया गया कि ये प्लांट्स में प्रेजेंट है और उसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इसका यूटिलाइजेशन किया गया. तो बेसिकली हम इसके बारे में बायोएसे पढ़ेंगे. इसकी जो टाइप्स होती हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे. कुछ नेचुरली टाइप्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ हम लोगों ने आर्टिफिशियली लैब में तैयार कर ली है. उनके बारे में हम उनके नाम पढ़ने वाले हैं और इसका बेसिकली फंक्शंस या फिर रोल्स इन प्लांट्स. तो जो एग्रीकल्चर में इन सबके रोल्स है उसको पढ़ेंगे हम. क्योंकि एग्रीकल्चर ही क्यों, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है प्लांट्स में. तो हम बेसिकली इसके पांचों के पांचों जो ये प्लांट हार्मोन्स है, इनकी टाइप्स, इनके बायोएसेस और इनके फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो. सो पहला टॉपिक क्या आता है हमारा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये स्मॉल और कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स है जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं. सो बेसिकली अगर इनकी डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं आप इनको, सो दीज आर सम स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन रेगुलेट का मतलब बढ़ाना या कम करना बात की बात है, बट रेगुलेट करना प्लांट की ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो दैट इज कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एज द नेम डिफाइंस. जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं उनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोला जाता है. तो बेसिकली इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. पहला ग्रुप हमारा आ जाता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का. ठीक है, जिनके अंदर हम बात कर रहे हैं
कि ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स का, जिसमें इनहिबिटिंग जो प्लांट की ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज है वो होती है। तो प्रमोटर्स में हम देख लेते हैं कि प्रमोटिंग एक्टिविटीज प्लांट्स की कौन सी होती है। सेल की डिवीजन का होना, पहला पहला पहली एक्टिविटी कौन सी हो गई, ग्रोथ की, कि सेल अगर डिवाइड करेगा तो प्लांट्स की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो दैट मींस कि जो सेल की डिवीजन और एनलार्जमेंट है वो ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करती है। उसकी ट्रॉपिकल ग्रोथ हो गई, उसकी पैटर्न फॉर्मेशन हो गई, या फिर फ्लावर्स का बनना, फ्रूट्स का बनना, सीड्स का बनना, ये सारी की सारी ग्रोथ को दर्शाता है कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तो वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कौन से हार्मोन्स है जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइन। तो बेसिकली ये तीन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। सो इनको हम लोग प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ जाती है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स मींस कि जो ग्रोथ को इनहिबिट करे, इनहिबिट मतलब कम करना, ठीक है। तो ये होता, प्लांट की ग्रोथ कम करने की क्यों जरूरत पड़ती है, अगर आप सोचें हम इसके बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों हमारे लिए बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप देखें कि प्लांट्स को कोई स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, जैसे कि वाटर स्ट्रेस हो गया, सॉल्ट स्ट्रेस हो गया। वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि वहां पे वाटर की कमी हो गई, ठीक है, सॉइल में वाटर की कमी हो गई, उसमें स्ट्रेस आ गया प्लांट में कि अब उसको वाटर की जो ट्रांसपीरेशन है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी उसको ना मिल नहीं रहा जितनी क्वांटिटी में उसको चाहिए। तो उसको अपने आप को मैनेज करना है, उसको सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपीरेशन को कम करना पड़ेगा। ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए वो क्या करेगा, स्टोमेटास को क्लोज कर लेगा। तो जो ये सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं, या वो डोरमेंट स्टेज में रहेगा ज्यादातर, वो मतलब कि बंद रहेगा, वो अब ग्रोथ को होने नहीं देगा, ताकि जितनी एक्टिविटीज चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए प्लांट को ताकि वो प्रमोट कर सके, वो सबको रोक देगा ताकि वो जिंदा रह सके, ठीक है। तो इसलिए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की भी जो स्टडी है वो की गई। तो उनकी कौन सी इनहिबिटिंग एक्टिविटीज थी, जैसे कि हो गया डोरमेंसी या फिर एब्सिशन, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटीज इनहिबिटिंग एक्टिविटीज हैं जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स करते हैं। तो ये होती किस किस कंडीशंस में है, जैसे कि कुछ स्ट्रेस आ जाए, कुछ वुंड्स आ जाए प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, कुछ चोट वोट लग गई या कोई स्ट्रेस आ गया, कोई भी बायोटिक या एबायोटिक ओरिजिन के कारण, जैसे वाटर स्ट्रेस हो गया, सॉल्ट स्ट्रेस हो गया, या किसी ने वैसे उनको कुछ काट पाट दिया। तो कोई भी तरह का जो स्ट्रेस आ जाएगा जब प्लांट के ऊपर, तो वो इनहिबिशन एक्टिविटीज को शो करेगा। तो इनहिबिटर्स, प्लांट के जो हम इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो वो कौन से हैं, बेसिकली एक ही है, एब्सिसिक एसिड। पर जो इथाइलिन है, इथाइलिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है, तो ये दोनों का काम करता है। पर ये ज्यादा ज्यादा क्या है, ज्यादा ये इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जो इथाइलिन है वो प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है, बट इट इज मोर एन इनहिबिटर, ठीक है। तो 5 हार्मोन्स हमने पढ़े। 5 हार्मोन्स में जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन है वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। जो एब्सिसिक एसिड है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, और जो इथाइलिन है वो प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है, बट वो ज्यादा इनहिबिटर है, ओके। तो ये तो थी इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मींस प्लांट, सो प्लांट हार्मोन्स जो है ये 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट इज प्रोमोटर्स, सेकंड इज इनहिबिटर्स। प्रमोटर्स में ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन आ गए, इनहिबिटर्स में एब्सिसिक एसिड आ गया। और जो इथाइलिन है, इट कैन फिट इनटू बोथ कैटेगरीज, प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर, बट इट इज मोर एन इनहिबिटर। सो इसको हम लोग इनहिबिटर में रख रहे हैं। तो ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। इनके हम इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग पहला हार्मोन जो लेने वाले हैं वो है हमारा ऑक्सिन। सॉरी। सो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन फर्स्ट हार्मोन जो है
इसको हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था कि जो जितने भी ये हॉर्मोन्स हैं इनको डिस्कवर करने जाया नहीं जा रहा था, बट एक्सीडेंटली और या कह सकते हैं कोइंसिडेंटली उनकी डिस्कवरी हो गई। वो ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कुछ डिस्कवर हो गया। जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, वो अपना काम कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी भी फाइंड आउट कर ली जो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें ये हॉर्मोन्स की डिस्कवरी में हेल्प हुई। तो हमारा जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, ये लोग कैनरी ग्रास की कॉल्यूपटाइल पे काम कर रहे थे। कैनरी ग्रास एक प्लांट होता है, ठीक है, तो उसकी जो ये शूट ले लीजिए आप, बेसिकली शूट का एक पार्ट ले लीजिए, शूट जो है उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे आप इस पिक्चर में देखिए, उन्होंने क्या कर रहे थे कि जब इस शूट को यहाँ पे ये जो एरोज बने हुए हैं ये लाइट को दर्शा रहे हैं, ठीक है, आप रख सकते हैं कि लाइट या सन, ठीक है, सन बना दीजिए यहाँ पे। तो जब 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 इसको इस शूट को जब सन सन यहाँ पे पड़ता है या लाइट आती है तो ये यहाँ पे बेंड कर जाता है। यू कैन सी कि इसकी बेंडिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ टिप पे ये बेंड कर जाता है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, तो ये क्या था, ये बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट इज टर्म्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। तो ये फोटोट्रॉपिज्म को स्टडी कर रहे थे फादर एंड सन, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। तो इन्होंने देखा कि टिप ही बेंड करती है इसकी, है ना, टिप बेंड करती है, तो इन्होंने इसकी टिप को कट कर दिया। जब इन्होंने इसकी टिप को कट किया, यहाँ देखिए आप, इसकी ये सेकेंड पिक्चर में इसकी टिप कट हो रखी है, जब इसको कट कर दिया और इसको लाइट सोर्स दिया गया दोबारा से तो कोई बेंडिंग नहीं दिखी यहाँ पे, ठीक है, तो ये इनकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी। अब थर्ड इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो टिप थी इसकी उसको किसी चीज से कवर कर दिया, उसको किसी चीज से कवर कर दिया और फिर उसको लाइट सोर्स दिया गया। जब उसको लाइट सोर्स दिया गया तो उन्होंने क्या पाया कि इसकी जो बेंडिंग है वो यहाँ से हो गई। आप यहाँ पे देखिए कि कवर टिप से भी यहाँ पे इसकी बेंडिंग हो गई। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन इन्होंने फाइंड आउट करी, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा इस चीज से कि जब ये ऐसे सिंपली इसको दे रहे थे लाइट तब भी बेंडिंग हो रही थी, जब इन्होंने टिप कट कर दी तो कोई बेंडिंग नहीं हुई, पर जब इन्होंने टिप को कवर कर दिया फिर लाइट सोर्स दिया तो भी बेंडिंग हो गई। तो बेंडिंग जो है यहाँ पे हुई। तो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ टिप ही ऐसी चीज है, यहाँ पे कुछ बन रहा था कि जिसके कारण ये बेंडिंग हो पा रही है। तो जब इन्होंने टिप को कवर किया तो वो चीज यहाँ पे मूव डाउन कर गई, नीचे की तरफ आ गई, और जिसके कारण यहाँ पे जो टिप ऑफ बेंडिंग है, जो ये बेंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये बेंडिंग यहाँ से हुई, यहाँ से नीचे की तरफ कुछ मूव करा, और जो चीज मूव करी उसको इन्होंने किस नाम से जाना, ऑक्सिन। उन्होंने बोला कि कोई चीज ऐसी है, यानी कि प्लांट हार्मोन बन रहा है इसके अंदर जो कि वो नीचे की तरफ मूव कर गया, जिसके कारण यहाँ पे बेंडिंग हो रही है प्लांट। तो इन्होंने ये कैनरी ग्रास की कॉल्यूपटाइल में फाइंड आउट किया। अब इसके बाद इन्होंने ये तो कर दिया कि यहाँ पे कुछ मूव करके नीचे चला गया, ठीक है, बट इन्होंने इस चीज को आइसोलेट करना नहीं बताया। तो उसके बाद हमारे सेकेंड साइंटिस्ट आए एफ डब्ल्यू वेंट आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट ओट्स की कोलियोपटाइल पे किया, ठीक है, ओट ओट एक अनदर प्लांट लिया उन्होंने, उसकी कोलियोपटाइल पे उन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। बस उन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे उन्होंने अगर अगर करके एक प्लेट लगा दी, अगर अगर से बनी हुई एक प्लेट लगा दी। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जब इसको कवर कर दिया तो यहाँ से अगर अगर प्लेट तक कोई चीज पहुंच गई, तो उस प्लेट को इन्होंने आइसोलेट कर लिया, ठीक है, तो उस प्लेट को इन्होंने आइसोलेट कर लिया। तो यहाँ पे जो चीज पहुंची थी वो ऑक्सिन था, वो हार्मोन ऑक्सिन था। तो ये वाले साइंटिस्ट ने उस हार्मोन को अगर अगर प्लेट पे आइसोलेट कर लिया, ठीक है, और उसको उन्होंने फाइंड आउट करा कि वो ऑक्सिन था, और वो कहाँ से मिला उनको, ओट सीडलिंग्स की कॉल्यूपटाइल टिप से।
ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की, तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन आएगा नाम। और अगर पूछे कि आइसोलेट किसने किया उसकी टिप से ऑक्सीजन को, तो FW बेंट का नाम आएगा। तो आप दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिए, बिकॉज ये दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लियरली मेंशन्ड है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये वर्ड ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? टू ग्रो, ग्रो होना, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ से था? ये ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। सबसे पहले इसको ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया। उसके बाद जो ऑक्सीजन जो टर्म है, ठीक है, इसमें नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो एक नेचुरल ऑक्सीजन है, ठीक है। IAA, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और अगर हम लोग साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें कि ऑक्सीजन प्लांट्स में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो बेसिकली ये ग्रोइंग एपेक्स पे प्रोड्यूस होता है। चाहे वो रूट का ग्रोइंग एपेक्स है, चाहे वो शूट का ग्रोइंग एपेक्स है। तो वहां पे, तो यहाँ हम पढ़ रहे थे टिप्स पे, तो ये शूट की टिप्स पे पढ़ा है और रूट की भी टिप्स पे ये प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेसिकली हमने ऑक्सीजन का बायोएस से पढ़ा। उसके बाद उसकी साइंटिस्ट किस किस ने उसको डिस्कवर किया, उसका ओरिजिन सबसे पहला ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम दी ह्यूमन यूरिन। और साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ग्रोइंग एपिक्सेस ऑफ दी स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, तो इसके ये नाम आपको याद करने हैं। जो एक नेचुरल है जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, दूसरे सिंथेटिक जो लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो नेचुरल वाले कौन से हैं? फर्स्ट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IAA। अगर आपको IAA की फुल फॉर्म आ जाए तो आपको आनी चाहिए, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और सेकंड हमारा जो नेचुरल प्लांट हार्मोन है ऑक्सीजन, उसका नाम है IBA। IBA स्टैंड्स फॉर इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये दोनों के दोनों प्लांट से आइसोलेट किए गए, इसलिए इसको नेचुरल ऑक्सीजन बोला जाता है। तो ये आप इसमें इनके स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्स आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे दिए इनके। तो IAA और IBA जो है हमारे नेचुरल ऑक्सीजन है। और सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से हमारे? NAA। NAA स्टैंड फॉर नैप्थलिन एसिटिक एसिड। इतने बड़े बड़े नाम सुन के डरना नहीं है, ये आपको याद करने हैं। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, राइट डाउन करेंगे कॉपी पेपर पे, कॉपी पे या पेन के साथ लिखेंगे इसको, सो यू विल स्टार्ट रिमेम्बरिंग दिस मीनिंग्स, बिकॉज ये दे कम्स डायरेक्टली इन योर पेपर। तो ये आपके स्कूल एग्जाम्स में भी 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं, या फिर आपके ये MCQ क्वेश्चंस में आपके जो नीट के एग्जाम्स हैं उनमें भी आ सकते हैं, ठीक है। तो नैप्थलिन एसिटिक एसिड NAA, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। एंड दिस इज 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिड भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज फुल फॉर्म 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड स्टैंड्स फॉर 2,4-D। तो 2,4-D आपने एजेंट ऑरेंज आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एजेंट ऑरेंज। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज एजेंट ऑरेंज, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो जब वियतनाम की वॉर चल रही थी, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये इन्होंने ऊपर से स्प्रे कर दिया था, ठीक है। बिकॉज जो वहां की जो दूसरी कंट्री के ट्रूप्स थे वो जंगल में छुपे हुए थे, तो जिसके कारण वो विजिबल नहीं हो रहे थे। तो जब उन्होंने ये दूसरी कंट्री ने ये ऊपर से स्प्रे कर दिया, तो जो सारी टिप्स थी प्लांट्स की वो डेड हो गई, ठीक है। जो ऊपर के लीव्स थे वो शेड हो गए, जिसके कारण वो लोग दिखने लग गए थे। तो इसको एजेंट ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है। सो ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम्स में एज अ क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके रोल्स।
ऑक्सिन के रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको जस्ट एक इकट्ठी सी एक ही स्लाइड में ये शो कर रखी है। तो वन बाय वन हम इसके रोल्स को स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके ये रोल्स हैं कि अगर आप इसमें इस पिक्चर में देखें तो आप देखिए इसका फर्स्ट रोल है कि ये सेल को एलोंगेशन में हेल्प करता है, एपिकल डोमिनेंस में ये हेल्प करता है, रूट की इनिशिएशन में हेल्प करता है, एब्सिशन से रोकता है, ये पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है, कैलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वेस्कुलर डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है ये, ठीक है, और रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे रोल्स आपको याद करवाने के लिए अब इन रोल्स को वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट रोल आ जाता है कि जो प्लांट्स की प्रोपगेशन में, ठीक है, रूटिंग करने के लिए हम लोग स्टेम्स की कटिंग कर देते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि जब आप गार्डन्स वगैरह में जाते हैं तो जो साइड्स पे जो ग्रास बनी होती है, सॉरी, एक साइड्स पे वो बनी होती है ना, बाउंड्री सी बनी होती है, कि वो उनमें क्या करते हैं कि उसकी ना टिप्स को कट कर देते हैं। तो जो भी प्लांट्स होते हैं उसकी टिप्स को कट कर देते हैं, जिसके कारण उनकी लेंथ नहीं बढ़ती, वो साइड से ग्रो हो जाती है, ठीक है। तो वो एक ही तरह से वो साइड से एक लेन सी बना लेती है पार्क के आसपास, गार्डन्स के आसपास, ठीक है। तो ये कौन करता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन करता है प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है। सेकेंड इसका फंक्शन आ जाता है कि ये फ्लावरिंग्स को प्रमोट करता है, किसके अंदर? पाइनएप्पल के केस में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है, आपको फंक्शन याद करने हैं इसके। तो फ्लावरिंग को प्रमोट पाइनएप्पल्स में कौन करता है? ऑक्सिन। और ऑक्सिन का थर्ड फंक्शन आ जाता है कि ये फ्रूट और लीव्स को अर्ली स्टेजेस में प्रिवेंट करता है, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में ये उनको गिरने से बचाता है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी जैसे जैसे मैंने अभी बताया था कि इसकी अगर टिप को कट कर देंगे, तो अगर उसके ऊपर ऑक्सिन डालेंगे, जस्ट सो हम लोग बात कर रहे थे कि ये फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं पाइनएप्पल्स, और इसका थर्ड फंक्शन आ जाता है कि फ्रूट्स और लीव्स को अर्ली स्टेजेस पे गिरने से रोकता है। ऑक्सिन का क्या काम है कि अर्ली स्टेजेस में जब फ्रूट्स या लीव्स गिरने लगते हैं एज इन यंगर कंडीशंस, तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट देम, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए, ठीक है। और ये ओल्डर लीव्स की एब्सिशन को प्रमोट करता है, ओल्डर लीव्स और ओल्डर फ्रूट्स को उनको गिरा देने में ये हेल्प करता है। सो इट प्रमोट्स द एब्सिशन। चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन था ये। अब इसका फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि टोमेटोज में अगर आप देखें तो ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, यानी कि पार्थिनोकार्पी मतलब कि सीडलेस फ्रूट का फॉर्म होना, बिना सीड्स के फ्रूट की फॉर्मेशन को पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, ठीक है। तो वो टोमेटोज में ये हेल्प करता है, ठीक है। और एज एन हर्बिसाइड भी काम करता है। हर्बिसाइड का क्या मतलब हुआ कि इट्स लाइक अपने ही ये कुछ ऐसे हर्ब्स जो अनवांटेड हर्ब्स होते हैं, जो हमें नहीं रिक्वायर्ड होते, उनको मारने में ये हेल्प करता है। तो बेसिकली ये डाइकोट्स होते हैं, हमने डाइकोट्स और मोनोकोट्स दो तरह के बीट्स पढ़े थे, दो तरह के प्लांट्स होते हैं। तो जो डाइकोट्स बीड्स होते हैं ये उनको किल करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने एजेंट ऑरेंज आपको बताया था 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। तो ये जो 2,4-D है ये डाइकोट वीड्स को किल करने में हेल्प करता है। मोनोकोट प्लांट्स को ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो जब हमें लॉन्स में वीड्स नहीं चाहिए होते, वीड फ्री लॉन्स चाहिए होता अपना, तो उसके अंदर हम लोग ऑक्सिन का स्प्रे कर देते हैं, ताकि जो डाइकोट वीड्स हैं वो उनकी ग्रोथ को रोक के उनको मारने में हेल्प करे, यानी कि किल कर दे डाइकोट वीड्स को। उसके बाद जो सेवेंथ इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन आ जाता है कि जाइलम जो है, जाइलम की डिफरेंशिएशन को ये कंट्रोल करता है और उसकी सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है, कि ताकि वाटर की ट्रांसलोकेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाए। तो इसके ये 7 फंक्शंस हमने यहाँ तक पढ़े हैं। इसका नेक्स्ट फंक्शन हम अगली स्लाइड में देखने वाली हैं। तो अगर आप इस पिक्चर में भी देखिए
कि अगर आप ऑक्सिन्स को ऐड कर देंगे तो इसकी रूटिंग अच्छे से हो पा रही है, ठीक है। तो इनिशिएट कर रहा है रूटिंग को, तो ये फर्स्ट फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे इसकी टिप को कट कर दिया, ठीक है। तो जब इसकी टिप को कट करके इसमें कुछ भी नहीं किया तो इसकी ग्रोथ नहीं हुई। जब टिप को वापस से रख दिया, ठीक है, और तब भी उसकी बेंडिंग हो रही है क्योंकि ऑक्सिन टिप में बन रहा था। अगर हमने डायरेक्टली ऑक्सिन दे दिया उसको तब भी उसकी बेंडिंग हो रही है लाइट की तरफ, ठीक है। तो ऑक्सिन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसमें देखिए पार्थिनोकार्पी यानी कि सीड्स को जब हमने रिमूव कर दिया, सीड्स को रिमूव कर दिया, कोई एडिशन नहीं हुई, तो फ्रूट का जो शेप है या फ्रूट का कलर है आप देखिए कैसा आ रहा है। पर जब अगर हमने इसके अंदर ऑक्सिन दे दिया, पार्थिनोकार्पी हो गई एक किस्म से, तो ये आप इसका फ्रूट का कलर देखिए, इसका साइज देखिए। सो ऑक्सिन के ये सारे के सारे फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सब बहुत अच्छे से याद करनी है। तो उसके बाद उसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में जो है हमारा ऑक्सिन, ये हेल्प करता है। तो बेसिकली एपिकल डोमिनेंस होती क्या है? एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि जो ग्रोइंग एपिकल बड होता है, ठीक है, जो ऊपर का एपिकल बड है वो लेटरल ग्रोथ को रोकता है, यानी कि उसकी लेंथ को वो बढ़ाता चला जाता है और साइड्स की जो ग्रोथ है उसको होने नहीं देता, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस को ये प्रमोट करता है जो हमारा ऑक्सिन है। उसके बाद अगर हम लोग रिमूव कर दें शूट की टिप यानी कि डीकैपिटेट कर दें, तो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हेज फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, हेज बनाने में, गार्डन्स में जो हेज मेकिंग होती है, हेज कैसी होती है कि साइड्स में गार्डन्स के इस तरह से ग्रास या कुछ छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो उनकी क्या करते हैं, शूट्स की जो टिप्स होती हैं उसको कट कर देते हैं, जिसके कारण जो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ हो जाती है और उनकी अपनी लेंथ नहीं बढ़ती। अदरवाइज जो हमारा ऑक्सिन का काम क्या है, वो ग्रोथ, उसकी लेंथ को बढ़ाता है और उसकी लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो जो टी प्लांटेशन या फिर हेज मेकिंग में हमारी लेटरल बर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें लीव से मतलब है टी प्लांटेशन में भी, तो डीकैपिटेट करना पड़ता है, हमें शूट की टिप्स को डीकैपिटेट करना पड़ता है। व्हाई टिप्स? बिकॉज टिप्स पे ही हमारा जो ऑक्सिन है वो फॉर्म होता है, चाहे वो रूट की टिप्स है चाहे वो शूट की टिप्स है। ओके, तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एपिकल बर्ड्स की ये जो एक्सिलरी बर्ड्स, इसमें आप देखिए, ठीक है, तो इसकी लेंथ बढ़ रही है। यहाँ पे अगर एपिकल बर्ड्स को रिमूव कर दिया जाएगा तो उसकी लेटरल बर्ड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द ऑक्सिन्स या रोल्स ऑफ ऑक्सिन्स जो हमने सारे अच्छे से स्टडी करने हैं। तो इनको बेसिकली आप ये वाली जो स्लाइड मैंने बनाई हुई है एक साथ कि इनके आपको मतलब कि बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स इसमें लिखी हुई है कि क्या ये इनका फंक्शन है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इधर दी हुई है। तो यू शुड रिमेम्बर, ये मैंने एक ही स्लाइड में इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से याद होने में हेल्प मिले, ठीक है। तो आपने इसके फंक्शंस को याद करना है और उसकी एग्जांपल्स के साथ उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंड हार्मोन, दैट इज जिब्रेलिन। सो जिब्रेलिन जो है ये एसिडिक हार्मोन है, ठीक है। हमारा जिब्रेलिन कौन सा है? एसिडिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। तो ये किसने किसने डिस्कवर किया था? ये एक साइंटिस्ट थे, ई कुरोसावा, जिन्होंने जिन्होंने एक फंगस थी, ठीक है, एक फंगस थी जो राइस में लग जाती थी, ठीक है। सो एक एक फंगस थी जो राइस में लग जाती थी, राइस में ये डिजीज को कॉज करती थी बेसिकली, जिसको डिजीज को हम बोलते थे बकान डिजीज या फिर फुलिश सीडलिंग इन राइस। तो ये फंगस ये डिजीज को कॉज करती थी किसके अंदर? राइस के सीडलिंग्स को। तो इस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजीक्यूराई, जिब्रेला फ्यूजीक्यूराई। तो ई कुरोसावा ने इसको किया था इन्होंने कि ये जो फंगस है ये बकान डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज कॉज कर रही है राइस के सीडलिंग्स में, हेल्दी राइस के सीडलिंग्स में ये डिजीज कॉज कर रही है। इसके कारण क्या होता था? बकान डिजीज के सिम्टम्स क्या होते थे कि ये ब्राउनिश, इस तरह से आप देख सकते हैं ये ब्राउनिश हो जाती थी यहाँ पे।
तो नॉर्मल से इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, या इसके अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो वो कौन कॉज कर रहा था? फंगस जिब्रेला फ्यूजिटोराई। तो उसके बाद ई कुरोसावा ने एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करे तो इसके अंदर कुछ एक्टिव सब्सटेंस उन्होंने आइडेंटिफाई करे, जिसको उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिक एसिड का। जिब्रेलिक एसिड यानी कि जिब्रेलिन। तो ये बहुत सारे कुछ सब्सटेंसेस थे, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स वर प्रेजेंट इन दी दिस फंगस, जिसको उन्होंने आइसोलेट करा या आइडेंटिफाई करा और उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिक एसिड का। इस तरह से जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई। उसके बाद इन्होंने मोर देन, मतलब उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ जिब्रेलिन्स फाइंड आउट किए गए, फंजाई में या और प्लांट्स में पाए गए। तो जिनमें से नाम दिए गए GA1, GA2 एंड GA3 एक्सेट्रा। पर सबसे पहला पहला जो जिब्रेलिक एसिड था कौन सा डिस्कवर किया गया था? GA3। इसको टर्पीन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो GA3 जो था वो फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये एक एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ई कुरोसावा ने इसको डिस्कवर किया था। वो कर क्या रहे थे? वो राइस सीडलिंग्स में एक डिजीज को पढ़ रहे थे, बकान डिजीज या फिर फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस सीडलिंग्स, जो फंगस कॉज करती है जिब्रेला फ्यूजिटोराई। और इसके सिम्टम्स जो है उन्होंने स्टडी करे, और जब इन्होंने इसमें से कुछ एक्टिव सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई किया, उसको उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिक एसिड का। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स फाइंड आउट किए गए फंगस में या और हायर प्लांट्स में, जिनके नाम थे GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। बट GA3 जो था वो सबसे पहला जिब्रेलिक एसिड था जो डिस्कवर किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम इसके रोल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो जिब्रेलिन के जो रोल्स हैं वो भी मैंने इस स्लाइड में आपको एक साथ दे रखे हैं, जिनको हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करने वाले हैं। तो पहला इसका रोल है कि सेल एनलार्जमेंट और सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, स्टेम और लीफ के एक्सपेंशन में हेल्प करता है, फ्रूट की डेवलपमेंट, फ्लावर्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सेनेसेंस को डिले करता है और सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। तो इनको हम लोग वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सो फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स। तो अगर हम देखें तो जो जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा था, बेसिकली जब उन्होंने, जो ई कुरोसावा थे, उन्होंने जो फूलिश सीडलिंग डिजीज देखी थी, बकान डिजीज देखी थी राइस सीडलिंग्स में, तो उन्होंने क्या देखा था, क्या ऑब्जर्व किया था कि जो नॉर्मल लेंथ थी राइस सीडलिंग्स की, वो डिजीज प्लांट की, डिजीज राइस सीडलिंग की जो लेंथ से कम थी। तो जो डिजीज प्लांट था उसकी लेंथ जो थी वो ज्यादा हो रही थी। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात हो गई। तो जब उन्होंने जिब्रेलिक एसिड को उसमें से निकाला और उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि ये लेंथ जो है एक्सिस की लेंथ को बढ़ा रहा है। एक्सिस की लेंथ को बढ़ाने में कहाँ पे हेल्प होगी? जैसे कि आप शुगर केन के केसेस में देख लीजिए। अगर आप शुगर केन के केसेस में देखेंगे तो यहाँ पे जब उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो हम लोग तो स्टेम्स को ही खाते हैं, इसके अंदर तो हम स्टेम को ही खा रहे हैं। तो जब इसमें बोल्टिंग में हेल्प हो रही है, तो इसकी जो इंटरनोड एलोंगेशन जब हो रही है, इसकी लेंथ जब बढ़ रही है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टेम वाला पार्ट है वो बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी बात ही है, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी बात है। तो जिब्रेलिन क्या कर रहा था? एक्सिस की लेंथ को बढ़ा रहा था और इंटरनोड की एलोंगेशन कर रहा था। जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग पीरियड ये इंटरनोड की एलोंगेशन को, इंटरनोड को एलोंगेट कर रहा था। आप समझते होंगे, प्लांट होता है, ठीक है, ये उसकी नोड होती है, दो नोड्स के बीच के पार्ट को इंटरनोड बोला जाता है। सो इंटरनोड को ये बढ़ाने में हेल्प कर रहा था। या फिर रोजेट हैबिटेट आप इसमें देख सकते हैं। जैसे रोजेट हैबिटेट आप ये इसको क्या बोलते हैं, कैबेजेस में। सो कैबेजेस में भी जो है ये इसमें इसकी इसको हेल्प कर रहा था, इसको इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, इंटरनोड्स को हेल्प कर रहा था, इनको इंक्रीज कर रहा था साइज में। तो ये हमारे एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रोल था। उसके बाद अगर आप शेप या फिर साइज की बात करें,
ठीक है, तो इन्होंने एनसीईआरटी में एप्पल की एग्जांपल दे रखी है कि ये शेप ऑफ फ्रूट्स को इम्प्रूव कर रहा था और उनको एलोंगेट कर रहा था, जैसे कि एप्पल के केस में आप देख सकते हैं। इसको जिब्रेलिन नहीं दिया हुआ, इसको दिया हुआ है, सो यू कैन सी द डिफरेंस। उसके बाद माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस क्या होता है? माल्टिंग का क्या मतलब है? जो ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है, यानी कि अल्कोहल जो इंडस्ट्री होती है हमारी, वहां पे जो GA3 है, जो जिब्रेलिक एसिड है, ये माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारा सबसे पहले सुक्रोज जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है? माल्टोज। तो माल्टोज बनता है और माल्टोज के बाद क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज। तो जो सुक्रोज होता है वो C6 कंपाउंड है, माल्टोज जो है वो C2 कंपाउंड है, और ग्लूकोज जो है, ठीक है, वो मतलब ये डाइसेक्राइड होता है। उसके बाद ये आगे आगे ब्रेक होता चला जाता है, ठीक है। तो जब ये बन जाता है तो बेसिकली सुक्रोज से जो माल्टोज का पीरियड है, सुक्रोज से जो माल्टोज का पीरियड है, उसको जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? इस टाइम पीरियड को कम कर देता है, यानी कि जल्दी से ये माल्टोज को बना देता है, इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। तो जब इसको स्पीड अप कर देगा तो उसकी जब फर्मेंटेशन, फर्दर आगे फर्मेंटेशन होगी, वो भी फास्ट हो जाएगी, तो टाइम पीरियड अल्कोहल बनने में कम लगेगा। तो बेसिकली जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है उसमें माल्टिंग प्रोसेस जो है, माल्टोज की फॉर्मेशन जो है वो स्पीड अप कर देता है। कौन स्पीड अप कर देता है? हमारा जिब्रेलिक एसिड। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि शुगर केन्स जो हैं वो कहाँ पे शुगर्स को स्टोर करते हैं? वो करते हैं स्टेम्स में। तो जब हम लोग इनमें जिब्रेलिन को स्प्रे कर देते हैं तो इनकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है और इनकी यील्ड भी बढ़ जाती है। तो 20 टन पर एकड़ के हिसाब से इनकी यील्ड बढ़ गई। तो हमने पहले ही बात किया कि इसकी जब लेंथ बढ़ जाएगी तो इसकी यील्ड भी बढ़ जाएगी। बोल्टिंग में भी हमने पढ़ चुके हैं ये वाला फंक्शन भी इसका। उसके बाद अगर जो जुवेनाइल कॉनिफर्स है, जब उनको हम स्प्रे कर देंगे जिब्रेलिक एसिड से तो उनका मेच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाएगा और सीड प्रोडक्शन अर्ली हो जाएगी। तो जुवेनाइल कॉनिफर्स कौन से वाले? जैसे कि जो पाइन ट्रीज होते हैं, तो उनमें हम लोग, आपने चिलकोजा सीड सुने होंगे, वो खाते हैं लोग। तो जो सीड्स हैं, अदरवाइज उसको टाइम पीरियड बहुत लंबा है सीड्स की फॉर्मेशन में। तो जो अगर हम लोग जिब्रेलिक एसिड उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो उसकी जो सीड प्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम पीरियड। तो इससे भी हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि में कि इस ग्रेप्स को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दी गई और इसकी लेंथ और साइज देखिए। और ये वाले ग्रेप्स को हमने जिब्रेलिन से ट्रीट किया और उसकी लेंथ और साइज देखिए। सो यू कैन सी कि क्या डिफरेंस आता है प्लांट हार्मोन से ट्रीट करने के प्लांट में। ओके, तो ये हमारे 7 फंक्शंस थे जो जिब्रेलिन के बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हम लोग अभी तक 2 हार्मोन्स कर चुके हैं, पहला हमने ऑक्सिन करा, दूसरा हमने जिब्रेलिन करा। तो ये दोनों के दोनों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। अब हम तीसरा हार्मोन करने वाले हैं, दैट इज साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन भी जो था हमारा, वो एफ स्कूप और उनके कोवर्कर्स ने इन्होंने इसको आइडेंटिफाई या कहिए आप डिस्कवर किया था। तो इन्होंने क्या क्या किया था? इन्होंने टोबैको स्टेम्स जो थी, ठीक है, टोबैको स्टेम्स के एक मतलब इन्होंने एक कैलस क्या होता है कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, जब उसको न्यूट्रिएंट मीडियम से मतलब कि सप्लीमेंट किया गया तो उन्होंने इसकी इसकी इंटरनोड सेगमेंट्स को ऑब्जर्व किया। टोबैको स्टेम्स की इंटरनोड सेगमेंट्स को उन्होंने ऑब्जर्व करा और उन्होंने क्या पाया कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, जब इन्होंने इससे दिया तो उसकी जो लेंथ थी वो बढ़ गई, ठीक है। उसकी इंटरनोडल सेगमेंट्स में उन्होंने डिस्कवर किया इस चीज को। तो बेसिकली जो स्कूग और कोवर्कर्स ने इसके ऊपर, टोबैको स्टेम्स के ऊपर काम किया, ठीक है। उसके बाद स्कूग के साथ मिलर जो थे, एक और साइंटिस्ट, दोनों जुड़ गए। दोनों ने ये एक्टिव सब्सटेंस को क्रिस्टलाइज किया और इसको काइनेटिन का नाम दिया गया, ठीक है। पहले एफ स्कूग और कोवर्कर्स ने ऑब्जर्व किया फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स। उन्होंने क्या पाया कि अगर न्यूट्रिएंट मीडियम को सप्लीमेंट किया जाए, किससे?
वेस्कुलर टिश्यू से या फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट से या फिर कोकोनट मिल्क से या फिर डीएनए से, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। और उसके बाद स्कूग और मिलर ने लेटरली इसको आइडेंटिफाई करके क्रिस्टलाइज किया और उसको नाम दिया गया काइनेटिन का। तो काइनेटिन बेसिकली क्या है, N6 फर्फ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन, एक एडेनिन का डेरिवेटिव है। तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ से किया गया था, सबसे पहले ये स्पर्म डीएनए से, हैरिंग स्पर्म डीएनए से इन्होंने ऑटोक्लेव किया था या आइडेंटिफाई किया था। तो ये सबसे पहले प्लांट्स में से नहीं निकाला गया था, इन्होंने हैरिंग स्पर्म डीएनए से इन्होंने निकाला था। हैरिंग स्पर्म डीएनए से इन्होंने इसको आइसोलेट किया था, तो उन्होंने नाम दिया था काइनेटिन का। तो नेचुरली ये प्लांट्स में नहीं पाया गया, काइनेटिन जो है नेचुरली प्लांट्स में नहीं पाया गया। तो अगर आप देखें जियाटिन, उसके बाद इन्होंने जियाटिन जो कोकोनट मिल्क या फिर कॉर्न कर्नल, ठीक है, इनमें से इन्होंने इसको आइसोलेट किया। तो इन्होंने इसको क्या बोला, साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज उसने शो करी है। तो जो काइनेटिन था वो हैरिंग डीएनए के स्पर्म से मिला था, हैरिंग स्पर्म के डीएनए से मिला था। और जो जियाटिन था वो कोकोनट मिल्क या फिर कॉर्न कर्नल से पाया गया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स भी देखे जिनके अंदर सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हो रही थी। पर जब नेचुरल साइटोकाइनिन की हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे बनता है, अगर हम इसकी सिंथेसिस देखें, कहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है, इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, जहाँ पे सेल डिवीजन हो रही हो, जहाँ पे सेल डिवीजन हो रही हो। सेल डिवीजन कहाँ कहाँ पे होती है, रूट एपिक्स पे, शूट एपिक्स पे, यंग फ्रूट्स पे, जहाँ जहाँ सेल डिवीजन हो रही है वहां पे नेचुरल साइटोकाइनिन की फॉर्मेशन होती है। तो पहले इन्होंने जो हमारा काइनेटिन था कहाँ से निकाला इन्होंने, हैरिंग स्पर्म डीएनए से। उसके बाद जियाटिन कहाँ से निकाला, कॉर्न कर्नल से या फिर जियामेज, कौन से होते हैं, जियामेज, ठीक है, जियामेज से जियाटिन या फिर कोकोनट मिल्क से। उसके बाद जहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है प्लांट्स में वहां पे नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होता है। अब हम इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। अगर हम इसके रोल्स की बात करें तो ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीफ में हेल्प करता है, एडवेंटिशियस शूट की ग्रोथ पे प्रमोट करता है, क्लोरोप्लास्ट डिवीजन को प्रमोट करता है, लेटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। लेटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करना यानी कि किसके एंटी काम कर रहा है, ये ऑक्सिन के। ऑक्सिन जो है वो लेटरल ब्रांचिंग को रोकता है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से उसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है। जब उसकी हम लोग ऊपर से टिप काट देते हैं कि ताकि ऑक्सिन की प्रोडक्शन कम हो जाए, ऑक्सिन की प्रोडक्शन ना हो वहां पे प्लांट्स में, उसकी लेटरल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जबकि साइटोकाइनिन लेटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शंस हमारे ऑक्सिन के एंटी हैं। सेल डिवीजन, डिले सेनेसेंस, तो ये सारे फंक्शंस हम लोग साइटोकाइनिन के पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनेसिस में ये रोल प्ले करता है। तो ये न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट की ग्रोथ या फिर एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में जो है हमारा साइटोकाइनिन हेल्प करता है। तो साइटोकाइनिन क्या कर रहा है कि लेटरल जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो ये लेटरल जो ग्रोथ है इसकी, ये साइटोकाइनिन में हेल्प कर रहा है। ऑक्सिन जबकि लेटरल ब्लड्स की फॉर्मेशन को रोकता है, साइटोकाइनिन इसको हेल्प करता है। तो ये साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करता है, अपोजिट काम करता है उसके, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, लेटरल बर्ड्स को प्रमोट करता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, जिसके कारण जो लीव्स हैं वो सेनेसेंस मतलब बूढ़े होना, उनकी जो लीव की सेनेसेंस है वो डिले हो जाती है, ठीक है। तो लीव्स की सेनेसेंस को डिले करने में साइटोकाइनिन हमारा हेल्प करता है, ओके। सो ये इसके फंक्शंस हैं जो आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन एक गैशियस हार्मोन है, ठीक है, ये गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो ये सबसे पहले किन्होंने आइडेंटिफाई किया था, कजन्स ने इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया था, इन्होंने देखा था कि जब राइपेंड ऑरेंज बनानास के पास रखे गए तो बनानास की राइपनिंग फास्ट हो गई। उन्होंने बनाना की राइपनिंग को फास्ट कर दिया। कैसे हुआ ये,
कि ऑरेंजेस में से कुछ 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 रिलीज हो रहा था, कुछ गैशियस रिलीज हो रहा था, जिसके कारण कि दूसरे दूसरे फ्रूट की भी जो ग्रोथ थी उसकी राइपनिंग फास्ट हो गई। तो इसको उन्होंने बाद में आइडेंटिफाई किया इस सब्सटेंस को, जिसको बोला गया इथाइलिन। ये अकेला ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैशियस है, ठीक है। और ये लार्ज अमाउंट्स में कहाँ पाया जाता है? बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस या फिर राइपनिंग फ्रूट्स में। जहाँ पे राइपनिंग फ्रूट्स हैं जो उनके अंदर ये गैशियस हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, या फिर जो एज्ड फ्रूट्स है, सेनेसेंस हो रखी है जिनमें, उनमें जो ये वाला हार्मोन है वो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात कर लें, थाइलिन के अगर हम फंक्शंस की बात कर लें, तो इट इन्फ्लुएंसेस द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। हॉरिजॉन्टली जो है सीडलिंग्स की ग्रोथ में ये हेल्प करता है, एक्सिस की स्वेलिंग में हेल्प करता है। और ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हुक फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो डाइकॉट सीडलिंग्स में ये एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये सेनेसेंस यानी कि जो एब्सिशन, बूढ़ा होना लीव्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, उनका बूढ़ा होके टूटना, उसको ये प्रमोट करता है, ठीक है। इथाइलिन क्या करता है? उस चीज को प्रमोट करता है। ये फ्रूट की राइपनिंग को भी प्रमोट करता है। ये इसके स्प्रे करने से फ्रूट्स जो है वो जल्दी से राइपेंड हो जाते हैं, ठीक है। और ये सीड और बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है, उनको ब्रेक करता है जल्दी से वो उनकी ग्रोथ हो पाए। जर्मिनेशन को भी ये इनिशिएट करता है, किसमें? पीनट के सीड्स में या फिर पोटैटो ट्यूबर्स में। ये स्प्राउटिंग, ये पोटैटो ट्यूबर आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो स्प्राउटिंग हो रही है ये कौन करता है? इथाइलिन गैस करती है, ठीक है। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो इसके ये वाले फंक्शंस हैं। क्या क्या करता है ये? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग करता है, सेनेसेंस और एक्सेशन को प्रमोट करता है, फ्रूट की राइपनिंग को प्रमोट करता है, सीड और बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है, जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है पीनट सीड्स में, पोटैटो ट्यूबर्स में इसकी स्प्राउटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि रैपिड इंटरनोड या फिर इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, तो जो पानी के अंदर राइस प्लांट्स होते हैं उनकी लेंथ को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। तो क्या करता है ये? लीव्स या फिर अपर पार्ट्स ऑफ द शूट्स को वाटर के ऊपर ही रहने देता है, क्योंकि ये उसकी इंटरनोड की जो लेंथ है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। ओके, तो एक इसकी एक्वस फॉर्म जो है वो पाई जाती है, उसका नाम है हमारा, सॉरी, इसकी जो एक्वस फॉर्म है वो पाई जाती है इथोफन। इथोफन जो है ये एक एक्वस सॉल्यूशन है जो प्लांट्स रेडिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं प्लांट के अंदर, और इथाइलिन को धीरे धीरे ये छोड़ते हैं, जिसके कारण इसका फंक्शन क्या आ जाता है? इसको हासन मतलब फास्ट कर देना, फास्ट कर देना। फास्ट किसको कर देना? फ्रूट्स की अगर हमें राइपनिंग फास्ट करनी है, टमाटोज में, एप्पल्स में, ठीक है, तो इथोफन को हम लोग स्प्रे कर देते हैं। एक्वा सॉल्यूशन है जिसके कारण प्लांट्स उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो है उनकी राइपनिंग हो जाती है और एब्सिशन हो जाती है। राइपन होके फ्लावर्स और फ्रूट्स की जो है वो एक्सलरेट कर देता है, एब्सिशन को, उसको गिराने में हेल्प कर देता है, जैसे कि कॉटन, चेरी और वॉलनट के केस में होता है। और कुकुम्बर्स में ये फीमेल फ्लावर्स को भी प्रमोट करता है, जिसके कारण यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इथोफन के अपने फीचर्स हैं, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है जो रेडिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, ठीक है, और उसके बाद वो फूड की राइपनिंग में हेल्प करते हैं और एब्सिशन को एक्सलरेट कर देते हैं, और फीमेल फ्लावर्स इन केस ऑफ कुकुम्बर्स को प्रमोट करते हैं, जिसके कारण यील्ड जो है वो बढ़ जाती है प्लांट्स की। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये एक तरह का प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। ये सेकंड कैटेगरी का आ गया हमारा। कौन सा है ये? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो मिड 1960s में 3 तरह के इनहिबिटर्स अलग अलग जगह पे फाइंड आउट किए गए, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डोर्मिन। तो तीनों की अलग अलग स्टोरीज है, तीनों ये अलग अलग जगह पे मतलब कि ढूंढे गए, डिस्कवर किए गए, बट बाद में तीनों एक ही थे,
तीनों एक ही थे, केमिकली तीनों आइडेंटिकल थे, तो इनका नाम रखा गया एब्सिसिक एसिड। इसका क्या नाम रखा गया? एब्सिसिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म हो जाती है ABA। ओके, तो ABA ये किसका डेरिवेटिव है? कैरोटीनॉइड्स का। किसका डेरिवेटिव है ये? कैरोटीनॉइड्स का। ये आपको याद करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको। एब्सिसिक एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये इसका फंक्शन क्या है? एब्सिशन और डोरमेंसी को रेगुलेट करना, बिकॉज इट्स एन इनहिबिटर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनहिबिटर जो है उसकी क्या फंक्शनिंग होती है? एब्सिशन करना, तोड़ के गिरा देना। ठीक है, जैसे स्प्रिंग सीजन में आप देखिए सारे लीव्स गिरे होते हैं। डोरमेंसी करना, ठीक है, कि ताकि ग्रो ही ना कर पाए, बर्ड्स जो है वो इनिशिएट ही ना कर पाए। सो ये एब्सिसिक एसिड का काम। सो इट्स बेसिकली, अगर हम लोग इसके रोल्स की बात करें, इट्स एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये सीड की जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन आती है प्लांट्स में, तो स्टोमेटा को जो क्लोज कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज करने में कौन हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड। तो जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ गई प्लांट्स के अंदर, ठीक है, वाटर स्ट्रेस आ गया, तो अब अगर प्लांट्स को वाटर स्ट्रेस से बचना है तो उसको अपनी ट्रांसपीरेशन कम करनी पड़ेगी। ट्रांसपीरेशन कम करने के लिए उसको स्टोमेटास को, गार्ड सेल्स को क्लोज करना पड़ेगा, ताकि वाटर जो है बाहर की तरफ मूव ना कर पाए, ठीक है, इवेपोरेट ना कर पाए। तो ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। और बाकी कई तरह के जो स्ट्रेस होते हैं उनसे भी निपटने में जो ये है प्लांट जो है ये हेल्प करता है। ये प्लांट हार्मोन प्लांट्स को हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है हमारा? एब्सिसिक एसिड। और इसके और कौन से इंपॉर्टेंट रोल्स है? सीड की डेवलपमेंट में, मैच्यूरेशन में हेल्प करता है। डोरमेंसी या फिर सीड डोरमेंसी एब्सिसिक एसिड के कारण कई सारे फैक्टर्स में फेवर करती है, जैसे कि डेसिकेशन या फिर अनफेवरेबल है जो ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली इसका काम इनहिबिशन है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करना। तो अब यहाँ पे देखिए आप, गार्ड सेल्स जैसे कि ये ओपन है तो इनको क्लोज कर देगा, जिसके कारण वाटर का लॉस ना हो पाए प्लांट्स में। तो इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन। तो अगर हम लोग सारे के सारे इसके फंक्शंस एक साथ देखें, सारे प्लांट हार्मोन्स के, पहला फंक्शन हमारा आ जाता है जर्मिनेशन। तो अगर हम जर्मिनेशन देखें तो जर्मिनेशन में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कौन रोल प्ले करता है जर्मिनेशन में? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पॉजिटिव रोल प्रमोट करता है जर्मिनेशन में, बाकी सबका कोई खास रोल नहीं होता। अगर मेच्योरिटी की बात करें कि प्लांट्स को मेच्योरिटी में कौन हेल्प करता है, तो कौन से तीनों के तीनों जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, जिब्रेलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, तीनों के तीनों हेल्प करते हैं। अगर हम फ्लावरिंग की बात करें, कौन कौन प्रमोट करता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन, चारों के चारों फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं, चारों के चारों फ्रूट की डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। अगर हम एब्सिशन की बात करें, एब्सिशन कौन करता है? तो ये इनहिबिटर्स करेंगे। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन से? इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। आप देख सकते हैं इथाइलिन प्रमोटर्स में भी हेल्प करता है और इनहिबिटर के फॉर्म में भी हेल्प करता है। ठीक है, सीड की डोरमेंसी सिर्फ हमने एक ही हार्मोन में पढ़ी है, कौन करता है? हमारा एब्सिसिक एसिड। तो ये आप इसमें एक साथ रोल्स, जो इंपॉर्टेंट रोल्स है इसके, यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है? आपको सब कुछ याद करना है, तो आपको ऐसे याद नहीं होगा। बेसिकली आपको एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। आपको उस टेबल में उसके ऊपर लिखने पड़ेंगे सारे उसके फंक्शंस, हार्मोन साथ में लिखने पड़ेंगे। उन सारे फंक्शंस को आप साइमल्टेनियसली देखकर एक स्लाइड पे या एक पेपर पे अच्छे से लिखिए, बनाइए, उसको पढ़िए, उसको याद कीजिए, बिकॉज अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा रोल किसका है। ठीक है, so this covers your part number 2 of this chapter. I hope this part is clear with you. If you guys have any doubts, you can comment me in the comment box or I'll get back to you. So now we are left with just one part of this video of this chapter. So part 3 उसमें हम लोग ये टॉपिक्स करने वाले हैं। बेसिकली इंटरेक्शंस पढ़ेंगे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, और दो चीजें, फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। बेसिकली ये आपके उसमें
स्कूल एग्जाम्स में आए ना आए, बट ये आपके नीट के एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो हम इनको टॉपिक्स को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इनको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप ये दोनों पार्ट्स की वीडियो दोबारा से देखिए, आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड कीजिए और उसके बाद आप इस पार्ट्स की वीडियो पे आइएगा। So I hope everything is clear with you. So guys, if you like this video, please press the like button and subscribe my channel. And if you're new to this channel, and please share this video with your friends so they can also get some benefit from these videos. And thank you so much. Bye bye. Take care. See you tomorrow with the next video.